हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर थ्योरी मास्टर चैनल। और आज हम ये तीसरी वीडियो बना रहे हैं। टोटल 25 वीडियो बनेगी और हर एक वीडियो में 40 क्वेश्चन होंगे, जिससे हम ये 1000 क्वेश्चन बैंक फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें इस चीज़ को, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करोगे तो अच्छी चीज़ें आपके पास भी आएगी। ठीक है, और अच्छी अच्छी बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, जिससे आप वो बुक्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, आप भी अपने लिए अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हो, जैसे मैं लेके आया। और मैं प्रॉपर अपने यानी हेल्पफुल वे में कर रहा हूँ ये सारे वीडियोस वगैरह बनाना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 120 तक क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे सामने। रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास कब हुआ? कलरफुल स्टेन ग्लास डेवलप विच ईयर? देखिए, जो 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में एक बहुत ही सुंदर आर्ट मूवमेंट चला, जिसका नाम था गोथिक। ठीक है, और ये इस गोथिक स्टाइल में ना बहुत सुंदर सुंदर डेवलपमेंट्स हुए, जिसमें से एक रंगीन कांच की खिड़कियां भी था, स्टेन ग्लास। ठीक है, इसमें क्या होता था, चर्च की जो विंडोज होती थी उसमें ये लगाया जाता था, अलग अलग रूप रंग अलग अलग लगाए जाते थे, मतलब उसके शेप भी काट कर ऐसे प्लेस किए जाते थे। काफ़ी अद्भुत दृश्य बनाया जाता था चर्च के अंदर। तो ये उसी डेवलपमेंट का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे सामने। रंगीन कांच की खिड़कियों में से कौन सा रंग प्रयोग होता था? देखिए, हर एक कलर को पिगमेंट होता है, यानी हर एक कलर उसको बाइंडर चाहिए किसी भी सरफेस पर लगने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली बाइंडर के कौन सा था, तो यहाँ पे यूज किया गया था मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड वाला जो ये था बाइंडर, ये यूज किया गया था, जिसे हिंदी में देखें तो धातु ऑक्साइड कहते हैं। धातु ऑक्साइड। ठीक है, इसका यूज करके, धातु ऑक्साइड का यूज करके वहां पे पेंट किया जाता था। कहाँ पर? स्टेन ग्लास को, रंगीन कांच की खिड़कियों को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे सामने। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है। अब देखिए, गोथिक शैली थी ना, तो वो एक जगह सिमट के नहीं रही, ये कहीं जगह यानी हर जगह यानी पाई गई आस पड़ोस के। जैसे यहाँ पे इंडिया में बुद्ध निकला था, बुद्ध धर्म निकला था, तो चाइना तिब्बत हर जगह फैला ना, वैसे ही ये गोथिक जो स्टाइल था वो कहाँ कहाँ फैला। इंटरनेशनल गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर फाउंड इन कंट्रीज। तो कौन कौन सी कंट्रीज थी वो जहाँ पे गोथिक आर्ट डेवलपमेंट हुआ? तो देखा जाए तो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ठीक है, और इंग्लैंड। इन 4 मेजर कंट्री में गोथिक का डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ। ठीक है, और अगर देखा जाए तो गोथिक का सबसे पहला चर्च जो डेनिस वाला था, सेंट डेनिस वाला, वो पेरिस के बाहर बना था। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे सामने। इटली के गोथिक काल के चित्रकार में प्रमुख चित्रकार कौन था? हु इज फेमस आर्टिस्ट इन इटली फ्रॉम गोथिक स्टाइल पेंटिंग्स? तो आपको पता होगा, जो एक गोथिक स्टाइल का सबसे बढ़िया पेंटर माना जाता है वो है जियोतो। ठीक है, ये वॉल पेंटिंग्स किया करता था बहुत सुंदर सुंदर, और ये आर्किटेक्ट भी था, वास्तुकार भी था ये। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने जियोतो को बरोक आर्टिस्ट बना दिया था, पर बरोक यानी जो स्टाइल चला था उसमें इसका प्रभाव है, पर ये रेनेसांस का आर्टिस्ट है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे सामने। गोथिक काल के विकास में प्रमुख कारण क्या रहे? देखिए, विच इज मेन रीजन टू डेवलप गोथिक आर्ट? हर एक आर्ट के पीछे, हर एक डेवलपमेंट के पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, चाहे वो सोसाइटी का हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, हर तरीके के जो सपोर्ट होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी पूछा कि गोथिक आर्ट में क्या क्या चीज़ें थी, एलिमेंट थे जो उसको हेल्प करे, उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए। तो एक तो आपने देखा होगा, जितना भी गोथिक में बना वो रिलीजन बेस बना है, मतलब क्रिश्चियनिटी के ऊपर। तो जो धर्म था, रिलीजन था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ठीक है, इसके डेवलपमेंट का।
क्योंकि अंदर से आस्था थी, स्पिरिचुअलिटी थी, तो बस डेवलपमेंट होता गया। और रिलीजन के साथ साथ वहाँ की जो सोसाइटी में जो ग्रुप्स बनते थे, हायर क्लास ग्रुप, मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन्स आपस में मिलते थे, वो डिस्कस करते थे इस आर्किटेक्चर को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। तो वो ग्रुप्स का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, इसके डेवलपमेंट का। अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्टार्टिंग का दूं तो पहले इन्होंने देखा कि हम 2 पिलर लगा के एक छत ऐसे बना सकते हैं, और अगर हम पिलर को थोड़ा सा और दूर बनाते हैं तो जो ये छत है वो गिर सकती है नीचे, ठीक है। तो ये गिरे ना, तो इन्होंने फिर बनाया, पहले तो ऐसे ट्रायंगल वाले आर्क बनाए, फिर यानी थोड़ी सी यानी डेवलपमेंट पे यानी बहस करते, यानी डिस्कशन के बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, तो ये ऐसे पॉइंटेड आर्क बनाए। यहाँ पे ये ऐसे पॉइंट रहता था और ये ऐसे आर्क थे, ठीक है। ये ऐसे 2 गोले सीधे सीधे होते थे और उसमें ऐसे पॉइंटेड आर्क निकाले। और फिर फ्लाइंग बट्रेस जो इनको सपोर्ट करते थे, फ्लाइंग मतलब जो हवा में सपोर्ट करते थे वो वाले बट्रेस, और सिर्फ बट्रेस मतलब जो नीचे यानी जमीन से जुड़े होते थे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया यानी डेवलपमेंट थी वहाँ की गोथिक स्टाइल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे सामने, नुकीली मेहराबों वाले भवन का निर्माण किस युग में हुआ? पॉइंटेड आर्क आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन, जैसे मैंने बताया पॉइंटेड आर्क मतलब एक ऐसा बड़ा सा गोला बनाएंगे और दूसरा भी इसी समय का। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है इसी से ऐसे पॉइंटेड आर्क लिया जाता है ना। ये वैसे यहाँ से ऐसे जुड़ता है और ये ऐसे, तो ये बीच का जो होता है ना इसको पॉइंटेड आर्क कहा गया है। और ये वही बैलेंस के प्रोपोर्शनेट में पूरा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट है। ये बहुत अच्छी स्टोरी है इसका, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया गया है यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे सामने, गोथिक कला में किस चित्रकार ने इंद्रधनुष के रंगों का चित्रण किया है? विच आर्टिस्ट पेंट यूजिंग रेनबो कलर इन गोथिक आर्ट? देखिए जो ये इंद्रधनुष वाले रंगों का यूज किसने किया है रेनबो कलर का? मास्टर ऑफ मॉलिन, मास्टर ऑफ मॉलिन। इसके कुछ जो फेमस काम है वो भी मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। एक तो है नेटिविटी और दूसरा है ग्लोरी ऑफ वर्जिन, ठीक है, ग्लोरी ऑफ वर्जिन। ये इसके 2 इंपॉर्टेंट काम है मास्टर ऑफ मॉलिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे सामने, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने करी? हु डेवलप मिनिएचर आर्ट स्टाइल इन इंडिया? अब इंडिया के अंदर जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनी थी उसके जो डेवलपमेंट था वो किस शासक में माना जाता है? तो वो था हमारा पाल शासक। पाल शासकों ने पाल शैली को संरक्षण दिया, उसको यानी हेल्प करी, सपोर्ट किया। तो उस समय में जो चित्र बने तो वो पाल शैली के थे, और वो ही सबसे पहले चित्र थे लघु चित्र, मतलब छोटे स्केल में बनाए जाते थे काफ़ी डिटेल के साथ, ठीक है। यानी अभी बता देता हूँ मैं, पाल शासक थे ना जो, वो गोपाल से स्टार्ट हुए, फिर धर्मपाल, वितपाल, ऐसे चलते गए देवपाल। तो पाल शैली का संस्थापक है गोपाल। और ये कहाँ का फैली? तो ये फैली बंगाल, नेपाल और बिहार की साइड, ठीक है। नेपाल यहाँ पे लिख देता हूँ, बिहार और बंगाल की साइड, 3 जगह फैली, ठीक है। और ये पाल शैली आपको पता है ये बुद्ध धर्म से आधारित है, तो यहाँ पे बुद्ध धर्म भी है, ठीक है। तो आपको पता चलिए भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने करी? पाल शैली ने करी, ठीक है, पाल स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो पाल शैली में बने, तो पाल शैली में क्या सरफेस था उस यानी जिस पे ये बनाए गए? तो वो थे ताल पत्र, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट थे, कागज नहीं था उस समय, तो जो नेचुरल एलिमेंट पत्ते मिलते थे बड़े बड़े ताल के, उसको यूज किया गया था। तो जो सरफेस था वो क्या था? ताल पत्र। ये वाले जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं इनको यूज करके इस पे सरफेस बनाकर यानी अच्छे से पेंटिंग की जाती थी बड़ी बारीकी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तालपत्र आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे सामने,
पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? हु स्टार्ट पोथी पेंटिंग्स? जैसे कि मैंने बताया, पोथी शैली, चाहे आप इसे लघु चित्र कह लो या पोथी शैली कह लो, ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? हमारा पाल शैली के अंदर। ठीक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं बट चीज वही है। स्टार्टिंग लघु चित्र की पूछे, मिनिएचर की पूछे, पोथी की पूछे, पाल ही सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे सामने। पाल पोथी चित्रण के विषय क्या थे? व्हाट इज थीम ऑफ पाल पोथी पेंटिंग? जैसे कि मैंने बताया, जो पाल पोथी चित्रण था वो बुद्ध धर्म से संबंधित था। तो जिस चीज में धर्म है तो वहां पे उससे आप दूर नहीं जा सकते। तो ये बुद्ध धर्म पर आधारित थी पाल पोथियां। ठीक है, बुद्ध की जो जातकास होती थी, उससे उसके जन्म, उसके पुनर्जन्म, उसकी लर्निंग्स, उसकी टीचिंग, सारी ही वो चित्र बनेंगे, तो वही सारा होगा। और इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड है 9 से 12वीं शताब्दी। ठीक है, सेंचुरी 9 से 12वीं शताब्दी में पाल पोथी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसका बता दिया कहाँ कहाँ होते हैं, नेपाल, बंगाल और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे सामने। लामा तारानाथ ने किन 2 कलाकारों को पाल शैली का संस्थापक माना? अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ, हु फाउंड पाल पेंटिंग स्टाइल? जो ये तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ, ठीक है, तिब्बती हिस्टोरियन, इन्होंने जब इंडिया में विजिट किया तब इन्होंने पाल शैली को देखा और पाल शैली के बारे में लिखा। तो पाल स्टाइल को यानी किसने डेवलप किया ये भी लिखा था। तो वो 2 को माना जाता है, जो था धीमान और वितपाल। वितपाल और धीमान, इन दोनों को जो लामा तारानाथ थे तिब्बती इतिहासकार, वो मानते हैं कि इन 2 का यानी बहुत बड़ा रोल था पाल शैली के डेवलपमेंट के पीछे, उसके यानी जो शैली है उसके विकास के पीछे। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 93 है। सीतनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? केव ऑफ सीतनवासल नियर रिवर। तो ये कृष्णा नदी के पास है, कृष्णा रिवर के पास है हमारी सीतनवासल की गुफाएं, जो तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है। सीतनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? सीतनवासल रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है हमारी सीतनवासल की गुफाएं। और जैन धर्म में देखिए किस तरह की पेंटिंग्स बनती है, वो बनती है उनके तीर्थंकरों पर बेस्ड। जैसे बुद्ध धर्म में पेंटिंग बनते हैं बुद्ध धर्म के ऊपर, तो वैसे ही जैन धर्म की पेंटिंग बनती है जैन गुरुओं के ऊपर, जो थे तीर्थंकर। और आपको पता ही होगा कि तीर्थंकर सबसे पहला देखे तो ऋषभनाथ और लास्ट वाला देखे तो महावीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे सामने। गीत गोविंद और कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बुक ऑफ गीत गोविंद एंड कल्प सूत्र रिलेटेड टू विच रिलीजन? जैसे कि गीत गोविंद में ही पता चल रहा है, गोविंद मतलब वैष्णव धर्म, मतलब कृष्ण से रिलेटेड। तो ये वैष्णव धर्म से रिलेटेड है, वैष्णव धर्म से रिलेटेड है गीत गोविंद। और कल्प सूत्र देखा जाए तो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, गीत गोविंद लिखा है हमारा जयदेव ने, और जो ये कल्प सूत्र है इसको माना जाता है भद्रबाहु ने लिखा है। ठीक है, तो ये उसके राइटर बता दिए मैंने, जो जिस रिलीजन से रिलेट है वो भी बता दिए। और इसका काफ़ी यानी महत्वपूर्ण स्थान रहता है कल्प सूत्र वगैरह का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रति कौन सी है? व्हाट इज पॉपुलर कॉपी ऑफ कल्प सूत्र? देखिए, कल्प सूत्र जब स्टार्टिंग में बनी तो ये थोड़ी सी तालपत्रों पे थी, फिर थोड़ा सा पेपर पे आई, और फिर ऐसे ही डेवलपमेंट होता गया। और कीमती जो थी ना, सबसे टॉप में मानी जाती थी, वो थी जो गोल्डन शब्दों में लिखी गई थी, वो सबसे उत्तम मानी जाती है, मतलब सर्वश्रेष्ठ, टॉप ऑफ द लेवल। ठीक है, तो ये स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई थी, जो हमें मिलती है जौनपुर के अंदर।
जौनपुर के अंदर, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखे, बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स में, गोल्डन से वर्ड्स लिखे गए एक एक उसमें। और ये जौनपुर वाली जो प्रति है ये मिलती है हमें बड़ौदा में, बड़ौदा के नरसिंह जी के ज्ञान मंदिर में ये संरक्षित है, मतलब सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? व्हाट इज टॉपिक ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ जैनिज्म? जैसे कि मैंने आपको बताया, जैनिज्म में जो उसके धर्म गुरु होते थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, तीर्थंकर, ये उनकी जो टीचिंग्स है उनको फॉलो करते। तो तीर्थंकर और उनका जीवन, इन दोनों के जो चित्र हैं वो बनाए जाते थे। ठीक है, तीर्थंकर और उनका जीवन, उनकी टीचिंग्स, उनकी लर्निंग वगैरह, क्या शिक्षा दे रहे वो। ठीक है, ये थे उनके पेंटिंग्स जो बने थे मिनिएचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग दिखाया जाता है? विच इंडियन पेंटिंग स्टाइल शोज 3/4 पार्ट ऑफ फेस? देखिए, जो 3/4 हिस्सा अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरा पूरा हिस्सा दिख रहा है फेस का। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल ऐसा हो गया तो मेरे सिर्फ एक आंख और नाक दिखती है, जिसे एक चश्मे भी कहते हैं मुगल टाइम पे। तो यहाँ पे बात की गई है 3/4, मतलब जो थर्ड डायमेंशन है, मतलब आंख दिख रही होगी मेरी बिल्कुल हल्की सी। ठीक है, तो इसे कहते हैं 3/4 भाग। तो ये जो 3/4 भाग है, इसको ऐसे जो चेहरे बने हैं किस शैली में बने हमें वो बताने हैं। तो ये हमारी जैन शैली के अंदर ही बने हैं, जैन शैली। ठीक है, जिसमें मनुष्य का, नारी का अच्छी, यानी 3/4 चेहरे ज़्यादा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे सामने। जैन चित्र कागज पर कब बने? व्हेन जैन पेंटिंग्स पेंटेड ऑन पेपर? देखिए, पहले तो ये ताल पत्रों पर और फिर ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ कपड़ों पर, फिर पेपर पे आते हैं और ये 13वीं शताब्दी में प्रॉपर पेंटिंग करते हैं पेपर के ऊपर, 13th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे सामने। 1630 में चित्र रसिक प्रिया के चित्रकार कौन थे? हु इज पेंटर ऑफ पेंटिंग रसिक प्रिया? देखिए, रसिक प्रिया एक ग्रंथ है, उसके ऊपर चित्र बनाया है 1630 में। किसने बनाया है हमें वो बताना है। तो 1630 में रसिक प्रिया जो फेमस है, साहिबदीन की फेमस है। साहिबदीन वही आपका राजस्थानी कलाकार है। ठीक है, और इसने रसिक प्रिया के बाद कई सारे चित्र बनाए, मतलब यानी अलग अलग काव्यों के ऊपर भी चित्र बनाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है हमारे सामने। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? विच फिलोसोफर सेड जैन पेंटिंग स्टाइल इज वेस्ट इंडियन स्टाइल? तो मैं आपको ना थोड़ा सा बैक की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, इसका आंसर तो आनंद कुमार स्वामी है, बट अगर हम इसको पीछे की तरफ देखें हिस्ट्री में, तो लामा तारानाथ आते हैं और वो सबसे पहले देखते हैं, यानी आनंद कुमार स्वामी से पहले, कि जो ये पेंटिंग्स बन रही है वो कैसी है। तो उन्होंने इसको नाम दिया था वेस्ट इंडियन स्टाइल, मतलब पश्चिम भारतीय शैली। और उसी को आनंद कुमार स्वामी ने एग्री करते हुए इसको ये नाम दिया, जिसमें कहा गया पश्चिम भारतीय शैली, मतलब वेस्ट इंडियन स्टाइल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर लामा तारानाथ हो तो वो ऑप्शन सही है, नहीं तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, आनंद कुमार स्वामी, A.K. स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 102 है हमारे सामने। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग एनिमल पेंटेड लाइक टॉयज? पशु पक्षियों की आकृति, जो पशु है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनकी जो फिगर्स है, पेंटिंग्स है, वो यानी खिलौने की तरह किस शैली में चित्रित है? तो ये है हमारी अपभ्रंश में, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश मतलब ऐसे, मतलब बिल्कुल अकुशल हाथों से की गई पेंटिंग, ऐसे बोला जाता है। आनंद कुमार स्वामी ने भी बोला है। और अपभ्रंश देखा जाए तो अपभ्रंश, गुजराती, जैन, ये तीनों शैली एक ही है, बाद में बोली गई है, तीनों शैली एक है। पर ऐसे क्वेश्चन में जो टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, मैं उसका एकदम करेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, जो है अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 103 103 हमारे सामने, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? व्हाट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ जैन पेंटिंग? देखिए, जो जैन पेंटिंग है ना, आपको पता है तीर्थंकर पर बनती है, और इसकी जो विशेषता है वो पूछा गया है। तो इसकी जो विशेषता है वो ये है, जो परली आंख होती है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये परली आंख हो गई, ठीक है। इस परली आंख को जैन शैली की विशेषता बताई गई है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, परली आंख। और इसमें अगर आप देखोगे तो नाक लंबी बनाई जाती थी, जैसे ये परली आंख, ऐसे ऐसे ये नाक लंबी, और यहाँ पे ऐसे परली आंख, और ऐसे ये ठुड्डी भी निकली हुई होती थी। ऐसे चित्र बनाए जाते थे हमारे जैन, यानी जैन लघु चित्रों में, ठीक है। लंबी सी नाक निकली होगी और परली आंख दिख रही होगी, तो ये उसकी विशेषता बन गई, उसकी स्पेशलाइजेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने थे? फिगर इन अपभ्रंश स्टाइल। देखिए, जो अपभ्रंश शैली थी, अपभ्रंश स्टाइल था, उसमें जकड़ी आकृति, मतलब जो फिगर्स होते थे बिल्कुल स्टिफ होते थे, ठीक है। उनके अंग प्रत्यंग जो भी थे ना, पार्ट्स बॉडी के, बिल्कुल ही ऐसा लगता था मतलब स्टिल है, एकदम जम गए, ठीक है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने थे? जकड़े और स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 105 है हमारे सामने, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? टाइम पीरियड ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। आपको पता होगा उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स उड़ीसा के अंदर है, हमारी उड़ीसा के अंदर है, और ये खारवेल राजा के अंदर बनाई गई थी, ये उत्कीर्ण हुई थी उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारे सामने, 106, उदयगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? विच रिलीजन रिलेटेड टू उदयगिरी केव? तो ये केव रिलेटेड है हमारे जैन धर्म से, ठीक है, उदयगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 107 है हमारे सामने, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में शुरुआत में बने? पटचित्रों की यानी जो शैली स्टार्ट हुई राजस्थान में, वो कहाँ से हुई? तो अगर देखा जाए तो गुजरात के रास्ते से होगी। विच राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल पटचित्र मेड फर्स्ट? गुजरात के रास्ते से होगी, और मतलब जैन जो चित्र बन रहे हैं वो उससे ही होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाथद्वार शैली से। नाथद्वार शैली से हमारे ये पटचित्र तैयार होते हैं, और फिर आगे इसको अच्छे से मिनिएचर में डेवलप करते हैं, बढ़िया सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 108 है हमारे सामने, किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने? नाथ संप्रदाय रिलेटेड पेंटिंग पेंटेड अंडर विच रूलर? तो जो ये नाथ संप्रदाय है ना, इसके पीछे स्टोरी है, मतलब जब औरंगजेब बड़ा ही तबाही मचा रहा था, मंदिरों को तोड़ रहा था, तो कुछ पंडित मथुरा से एक मूर्ति को लेके जाते हैं श्री कृष्ण की, जिसे श्रीनाथ भी कहते हैं, और वो उनको यानी कई जगह यानी संरक्षण कोई भी प्रदान नहीं करता। तो वो राजस्थान में जाते हैं, और वहाँ पे तो राजस्थान में वो राजा उनको संरक्षण देते हैं, और वहीं पे फिर वो नाथ मंदिर बन जाता है, और नाथ संप्रदाय बनता है, उसकी पूजा पाठ होती है, उसके पीछे जो चित्र बनते हैं। तो यहाँ से ऐसे स्टार्टिंग होता है नाथ संप्रदाय की, ठीक है। तो किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने? तो ये थे जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा, क्या नाम है? मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 109 109 है हमारे सामने, पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलते हैं? वेयर इज पिछवाई लोक पेंटिंग फॉर्म? देखिए, पिछवाई जो लोक चित्र है वो हमारे नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है, और हम वहीं पर हमें मिलते हैं, ठीक है। पिछवाई क्या होता है? एक पर्दे होता है, पर्दे के ऊपर पेंटिंग, और वो पर्दे होते हैं जो श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे की बैक साइड की तरफ यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसको पिछवाई चित्र कहते हैं, पर्दे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 110 110 है हमारे सामने। राजा उमेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता दी? विच आर्ट स्टाइल सपोर्टेड बाय राजा उमेद सिंह? तो आपको पता होगा राजस्थानी के अंदर जो कोटा शैली है, कोटा जो स्टाइल है पेंटिंग का, उसको राजा उमेद सिंह ने सपोर्ट किया, मौलिकता दी, मतलब संरक्षण दिया, पैट्रोनेज दिया। तो जो ये राजा थे उमेद सिंह, इसका बहुत बड़ा नाम आता है, मतलब शिकार के दृश्य में राजस्थानी कोटा। तो ये ध्यान रखना है, ये राजा उमेद सिंह ना काफ़ी फेमस है और टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। ये नेट में मैंने 1-2 बार देखे, ज़्यादा नहीं देखे ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 111 मेरे सामने। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? वेयर वी सी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑफ कोटा स्टाइल। तो देखिए जो भित्ति चित्र है कोटा शैली के, उसको यानी उत्कृष्ट माना जाता है, उसको टॉप माना जाता है, मतलब बहुत अच्छे। तो ये थे हमारे झाला जी की हवेली में, झाला की हवेली। यहाँ पे दीवारों पे बहुत अच्छा यानी जो कोटा स्टाइल की पेंटिंग्स है वो बनाई गई है, और ऐसे ही कई सारे रंग महल में भी कोटा स्टाइल की पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पर उत्कृष्ट वाली तो यहाँ पे मिलती है आपको झाला जी की हवेली में। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारे सामने। कोटा शैली के चित्रों का विषय क्या था? टॉपिक ऑफ कोटा स्टाइल। जैसे कि मैंने बताया आपको, कोटा स्टाइल क्या है, उस राजा की पसंद पर डिपेंड। तो वो राजा उमेद सिंह क्या करता था? ज़्यादातर शिकार करता था। तो शिकार करता था तो चित्रकार वही बनाएंगे जो उनको पसंद है, तो वो शिकार के दृश्य बनाएंगे। तो कोटा स्टाइल के जो थीम हो जाएंगे वो जानवरों की हंटिंग हो जाएगी, उसका शिकार हो जाएगा, एनिमल हंटिंग, ठीक है, जानवरों का शिकार। शिकार के दृश्य राजस्थानी में सबसे ज़्यादा कहाँ बने? तो भी कोटा शैली आंसर होगा, ठीक है। तो विषय भी हमारे शिकार के रहेंगे, ठीक है। टॉपिक्स ऑफ पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 113 है। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? व्हाट इज पेंटिंग स्टाइल मोर डोमिनेंस ऑन जयपुर स्टाइल? तो आपको पता होगा जयपुर किसका ससुराल था? मुगलों का। तो यहाँ पे मुगल प्रभाव हमें साफ साफ दिखेगा, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो राजा सवाई सिंह थे, उन्होंने यहाँ पे 36 कारखाने खुलवाए थे, ठीक है। इन 36 कारखानों में कई सारे काम होते थे आर्ट से रिलेटेड। कोई कपड़ों पर काम कर रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पे, कोई मतलब हर एक चीज़ पे काम की जा रही थी, पेंटिंग पे, पुस्तकों पे। तो इन 36 कारखानों में जयपुर में बहुत अच्छा काम हो रहा था। और अगर जयपुर के टॉप 2 आर्टिस्ट का नाम देखा जाए तो एक तो साहिब राम रहेगा, साहिब राम, और दूसरा रहेगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। ये 2 टॉप मोस्ट आर्टिस्ट है जो जयपुर शैली को रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, रिप्रेजेंट तो बहुत सारे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 हमारे सामने। निहाल चंद किस राजस्थानी शैली का चित्रकार था? विच पेंटिंग स्टाइल निहाल चंद बिलोंग्स टू? तो निहाल चंद आपको पता ही होगा, ये किशनगढ़ से बिलोंग करता है, उस आर्ट स्टाइल, उस स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। और निहाल चंद ही वो है जिसने बनी ठनी बनाई थी। और इसके जो चित्रों का संग्रह है ना, उसको कहते हैं समुच्चय, मतलब नागर समुच्चय कहते हैं इसे, नागर समुच्चय। तो इस से भी फेमस है इसके जो पेंटिंग्स है, आर्ट स्टाइल, ठीक है। इसके जो पेंटिंग्स का संग्रह किया है उसका ये एक ग्रुप है जिसे नागर समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 हमारे सामने। राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित रहा? राजस्थानी आर्ट स्टाइल इन्फ्लुएंस बाय विच आर्ट स्टाइल इन स्टार्ट्स? देखिए शुरुआती दौर पर अगर हम देखें तो राजस्थानी जो स्टाइल है ना, वो गुजरात स्टाइल से काफ़ी इन्फ्लुएंस है, जो जिसमें अपभ्रंश, जैन, गुजराती ये शैलियाँ आ रही हैं। और उसमें भी देखा जाए, उसको भी डिटेल में देखा जाए तो अपभ्रंश से ज़्यादा इंस्पायर है ये अपभ्रंश, ठीक है। इन्फ्लुएंस रहा है अपभ्रंश का राजस्थानी स्टाइल में स्टार्टिंग वाले फेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 हमारे सामने। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? विच कॉम्बिनेशन ऑफ राजपूत स्टाइल? आपको पता ही होगा राजपूत मतलब राजस्थान, तो यहाँ पे राजस्थान आएगा प्लस पहाड़ी आएगा, इन दोनों के सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? राजपूत स्टाइल। कॉम्बिनेशन है हमारा राजस्थान प्लस पहाड़ी, ठीक है, मिलकर क्या बनाएंगे? राजपूत स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
170 है। राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज राइटर ऑफ राजपूत पेंटिंग बुक? तो इसके जो राइटर हैं आपको पता ही होगा, AK स्वामी, आनंद कुमार स्वामी है। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी वही है जो श्रीलंका से आए थे और कई सारी शादियां भी करी थी। बट इंडिया में यानी राजपूत स्टाइल की पेंटिंग, अपभ्रंश, जैन वेन, इनसे कई सारे खुलासे यानी लेयर हटाई और बताया कि यहाँ पे भी ऐसी पेंटिंग है। और कई पेंटिंग तो यानी फॉरेन में जाके खोजी उन्होंने, आनंद कुमार स्वामी ने, जो इंडिया की थी और इंडिया वालों को ही नहीं पता था। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने वैसे काम तो अच्छा किया। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 हमारे सामने। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम है, सेकंड नेम ऑफ राजस्थानी आर्ट स्टाइल इज। देखिए, राजस्थानी को सेकंड जो नाम है हिंदू शैली भी कहा जाता है। हिंदू शैली इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि जो वैष्णव धर्म है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पर वैष्णव धर्म देखे तो जैसे नाथ संप्रदाय है, वहाँ पे श्री कृष्ण जी वो नाथ संप्रदाय से तो है, तो उनकी मूर्ति है वहाँ पे। और नायक नायिका, राग रागनी, ये सब कुछ कृष्ण के यानी चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वहाँ पे वैष्णव संप्रदाय का ज़्यादा बोलबाला है, तो इसलिए इसे हिंदू शैली भी कहा जाता है, राजस्थानी शैली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 हमारे सामने। राजस्थानी चित्रकला शैली का समय माना जाता है, टाइम पीरियड ऑफ राजस्थानी, तो ये माना जाता है 16 से 17वीं शताब्दी, मतलब सेंचुरी के बीच में। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में तो बहुत अच्छे यानी लेवल पे चली गई थी ये राजस्थानी आर्ट स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 हमारे सामने। राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय थे, फेवरेट टॉपिक ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, तो आपको पता ही होगा कौन से थे, राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण क्यों थे? जैसे मैंने बताया था अभी, नायक नायिका, तो ये नायक में कृष्ण हो गए, नायिका में राधा हो गई, और ऐसे ही 12 मासा, रागमाला, और यानी कृष्ण के बहुत सारे चित्र बने भर भर के, नाथ संप्रदाय में भी और पूरे राजस्थान में भी, मेवाड़ में भी, हर जगह यानी कृष्ण और राधा मतलब से संबंधित चित्र बन रहे। तो मतलब समझ लो उनके प्रिय विषय क्या रहे, राधा और कृष्ण। उनके संग रास रसीला यानी उनकी जो लव स्टोरी है वो चित्रित हो रही है, उनकी गोपिका है वो, उनकी सारी रास लीला वगैरह कवर हो रही है हमारे राजस्थानी, पहाड़ी और कई सारी शैलियों में। ठीक है, तो हमारी राजस्थानी के पसंदीदा विषय क्या रहेंगे, हमारे राधा कृष्ण। तो ये हमारे पूरे 120 क्वेश्चन हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन और ऐड होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ बांटे इस वीडियो को, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़े और आपकी भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। और अगर आपको कुछ बुक्स वगैरह यानी चाहिए कि इंस्टेंट बुक से हमें ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकता हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स का लिंक दे दूंगा, जिससे को मैं पर्सनली यूज़ किया हूँ और अपने लिए रिजल्ट लेके आया हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा जाके आप वहाँ से वो परचेज कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Thank you for watching this video. See you in another video.